मैं आप सभी को लगातार बच चुका था कि सर जो केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूला जिसपे न्यूमेरिकल आता है, ये जो की पॉइंट्स होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में सीधे फिजिकल केमिस्ट्री से पूछ लेता है, आज वो मैं कराने वाला हूं। कहीं मत जाना, मात्र अपना 25 से 30 मिनट आज इस वीडियो को देना और देखना, उसके बाद कमाल हो जाएगा। और ये पीडीएफ भी, ये भी पीडीएफ और उसके अलावा भी एक पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर रखना और नोट करते चलना। सॉलिड स्टेट चैप्टर से मैं लिखूंगा और आपको दिखाऊंगा। बहुत ही मजा आने वाला है आज के सेशन में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था पार्ट से। कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों? ठोस अवस्था पार्ट से, सॉलिड स्टेट से। दिख रहा होगा ना? ठोस अवस्था पार्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल के कितने प्रकार होते हैं? 4। एक का नाम होता है आयनिक क्रिस्टल। ये कुछ की पॉइंट्स है, जरूर ध्यान रखना है। एक का नाम क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल। दूसरा का नाम होता है सह संयोजक क्रिस्टल। बड़ी ध्यान से, मात्र 25 से 30 मिनट आपका आज लेने वाला हूं और आपको बहुत कुछ देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद तीसरा आप कह लेंगे आणविक क्रिस्टल। आणविक क्रिस्टल यानी कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। उसके बाद चौथा हो जाता है धातुविक क्रिस्टल यानी कि मेटालिक क्रिस्टल। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं बच्चों इकाई सेल की। फटाफट से चलते रहेंगे, आपको थोड़ा सा भी परेशानी होने वाली जरूरी, कोई परेशानी होने मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग आयनिक नहीं, इकाई सेल, इकाई सेल की बात कर लेते हैं। यूनिट सेल, इकाई सेल जो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, लेकिन टोटली हम निकाल लेते हैं इसमें से 3। एक को कहेंगे सरल इकाई सेल। बड़े गौर से देखना प्यारे बच्चों, सरल इकाई सेल। दूसरा हो जाता है बच्चों फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल। एकदम फास्ट चलेंगे हम लोग इसमें। और तीसरा हम पढ़ लेते हैं पिंड केंद्रित इकाई सेल। क्या पढ़ लेते हैं? पिंड केंद्रित इकाई सेल। अब चलिए इसमें मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में एससी, इसको एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और ये बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद मजेदार बात अब आता है कि इसमें कुल कणों की संख्या टोटल कितनी होंगी। कुल परमाणु इकाई सेल में, सरल इकाई सेल में कुल परमाणु कितने होते हैं? 8 गुना 1/8 बराबर 1। फलक केंद्रित में क्या हो जाता है? 6 फलक होते हैं और वो 3 आते हैं टोटल। 6 इंटू 1/2 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, और प्लस में सेंटर वाला एक, 3 और 1 मिला के 4। यहां पर पिंड केंद्रित इकाई सेल की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो पिंड केंद्रित में कोना को लेकर के 1 और 100% जो बीच में रहता है 1 और 1 मिलाकर के टोटल 2। ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा अगला बात आता है ए और आर में रिलेशनशिप। ये डायरेक्ट प्यारे बच्चों फॉर्मूला भी डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। सरल इकाई सेल में ए और आर में क्या संबंध होता है? तो ए बराबर क्या होता है? आर बराबर a/2 हो जाता है। आर बराबर क्या हो जाता है? a/2। किसके लिए? सरल इकाई सेल के लिए। फलक केंद्रित इकाई सेल के लिए क्या हो जाता था? आर बराबर a/2√2 या √2 a/4, या √2/4 a यहां लिख देते हैं। पिंड केंद्रित इकाई सेल बीसीसी के लिए क्या हो जाता है? आर बराबर √3/4 a। ये बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। पैकिंग का क्या हालचाल है? सरल इकाई सेल में 52% का पैकिंग हो जाता है। कितना परसेंट? 52%। उसके बाद फलक केंद्रित इकाई सेल की अगर हम बात करते हैं तो एफसीसी में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर पैकिंग 74% का होता है। कितना परसेंट? 74%। पिंड केंद्रित इकाई सेल में कितना परसेंट हो जाता है? 68% का, 68% का पैकिंग हो जाता है। ओके, ये वाला हो गया। तो 52%, 74%, 68%। इसके बाद हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं कि कुल ब्रेविस जालक और मूल क्रिस्टल तंत्र। याद रखना है बच्चों, मूल क्रिस्टल तंत्र 7 होते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7। ब्रेविस जालक टोटल होते हैं
14 इसी में से निकल के आता है, जिसमें ऑर्थोरॉम्बिक में सबसे ज्यादा होता है, चारों बनता है। कुल कोना की संख्या कितनी होती है? घनाकार इकाई सेल में कोना कितना होता है? 8। फलक कितना होता है घनाकार इकाई सेल में? फलक की संख्या कितनी होती है? 6। किनारा कितना होता है? किनारा कितना होता है बच्चों? 12। एक बात समझना है कि जब आप कण को कोना पर रखते हैं तो कितना परसेंट का शेयरिंग देता है? जब आप कोना पर रखते हैं तो कितना परसेंट का शेयरिंग देता है, ये बताइए जरा चैट सेक्शन में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सभी बच्चे बताएं। जब आप किसी पार्टिकल को, एटम को, आयन हो, मॉलिक्यूल्स हो, कुछ भी हो, कोना पे रखते हो तो कितना परसेंट देता है? तो 12.5%। कितना? 12.5%, क्योंकि 1/8 का साझेदारी होता है। फलक पे आता है तो वो कितना हो जाता है? किनारा पर आता है तो 25% हो जाता है। फलक पर आता है तो कितना हो जाता है? 50%। और जब वो केंद्र में रहता है ना, तो केंद्र में पूरा 100% देता है, 100% पूरा दे देता है। अब इसके अलावा सरल इकाई सेल, एफसीसी और बीसीसी, इसमें एक बात और करेंगे। कौन सी बात है वो बात है कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो पैकिंग में एक गोला अन्य कितने गोले के संपर्क में रहता है, सटे हुए गोले की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सरल इकाई सेल में कोऑर्डिनेशन, सरल में 6, एफसीसी में 12 और बीसीसी में 8। ये ध्यान रखना है। इसमें पैकिंग कितना था? 52%। इसमें पैकिंग कितना था? 74%। इसमें पैकिंग कितना था? 68%। ये हो गया पैकिंग का एफिशिएंसी। अब एक और आता है पॉइंट इसी में कि खाली जगह कितना बचता है, वॉइड कहते हैं, रिक्ति। तो 52% भर गया तो बचा 48% खाली। 74 इधर हो गया, भर गया तो 26 खाली बचा। 68 इधर भर गया तो कितना बचा? 32% इधर बचा। ये बहुत कमाल का चीज है, याद रखना है बच्चों। उसके बाद एचसीपी के लिए भी पैकिंग कितना होगा? एचसीपी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाता है? 74%। एचसीपी हो या सीसीपी हो या एफटीसी हो, इन तीनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 12। ये बात हमेशा से याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना। ए और आर में संबंध याद रखना। ये आपका पहला चैप्टर का फॉर्मूला हो गया, ये आपका पहला चैप्टर का फॉर्मूला हो गया बच्चों। ये इतना में मैं सारा लिख दिया हूं। उसके बाद अब सातों क्रिस्टल तंत्र आपको देखना पड़ेगा कि सातों क्रिस्टल तंत्र में कौन कौन से प्रवेश जालक है, वो आपके बुक में है, तो वो लिस्टेड है, वहां से आप कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और ये पीडीएफ में शेयर भी करूंगा। अब आते हैं सेकंड चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर विलियन चैप्टर है, और विलियन चैप्टर बड़ी ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, घबराना मत। विलियन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग सांद्रता स्टार्ट करते हैं, और सांद्रता में हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत में क्या इस्तेमाल करते हैं? WA/WA प्लस WB इंटू 100। और इसी में हम इस्तेमाल करते हैं आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम का आयतन प्रतिशत। तो VA/VA प्लस में VB गुना में 100। अब ये आप सोच रहे हो कि AB क्या है, तो देखो जहां WA जो है हम विलय मान लिए हैं A को, विलय A का द्रव्यमान वेट हो गया, और WB जो है वो विलायक B हो गया। विलायक हमने क्या मान लिया उसको? B का द्रव्यमान। यहां पर V से वॉल्यूम हो गया, B से क्या हो गया बच्चों? वॉल्यूम। तो VA जो है वो विलय को हमने क्या माना है? A ना। अब इसका ये द्रव्यमान थोड़ी होगा, वॉल्यूम तो आयतन हो जाता है, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आयतन। और VB क्या हो जाएगा? विलायक B का आयतन, विलायक B का आयतन। तो ये इसका आयतन हो गया। अब इसके अलावा अगला जो हम लोग निकालते हैं वो आता है मूलरता। बड़े फायदेमंद चीज है ये। मूलरता को हम बड़ा M से लिखेंगे, और ये N/V के बराबर होता है, और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट इस्तेमाल करेंगे मोल प्रति लीटर।
इसको तापमान से असर पड़ता है, ताप से प्रभावित होगा, ये ताप से प्रभावित होता है। ये बात बहुत याद रखना है बच्चों। उसके बाद हम दूसरा बात कर लेते हैं अब किसका, मोललता का। मोललता क्या कहता है, छोटा एन, मोललता बराबर एन बट्टा में डब्लू, एन बट्टा में डब्लू। डब्लू किसका हो गया, विलायक का। मैं यहां पे हिंदी में लिख देता हूं, ऊपर में लिख देता हूं बच्चों, विलय का मोल, विलय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक का द्रव्यमान केजी में। अगर ये ग्राम में रहे तो 1000 से गुना कर लेना, अगर ये मिलीलीटर में रहे तो ये भी जो है ना लीटर में होना चाहिए। अगर ये मिलीलीटर में दिया हो तो 1000 से गुना कर लेना। इसका जो यूनिट आप निकालोगे, इसका जो मात्रक लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। और इस पर ताप का कोई असर नहीं पड़ता है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से ताप से कौन प्रभावित नहीं होता है, तो नहीं होता है कौन, मोललता। इसको ताप से भैया कोई असर पड़ने वाला नहीं है। अगला हम ले चलते हैं अब आपको मोल प्रभाज की तरफ। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज अलग अलग निकलता है, किसका किसका, विलय का अलग और विलायक का अलग। तो अगर हम विलय का लिखते हैं, पहले तो ये समझ लो विलय का मोल प्रभाज, तो विलय को हम मान लेते हैं एक्स ए, एक्स से मोल प्रभाज और छोटा एन बटा में छोटा प्लस बड़ा, ये हो गया विलय का। ये विलायक का हो गया बड़ा वाला एन ऊपर, नीचे छोटा प्लस बड़ा। जहां छोटा वाला एन जो है, जहां छोटा एन और बड़ा एन की बात मैं लिख देता हूं। छोटा वाला एन क्या है, विलय का मोल, यस विलय का मोल बटा में, सॉरी बटा में क्या, और ये हो गया बड़ा वाला हो गया विलायक का मोल, विलायक का मोल। जब आप इस दोनों को जोड़ देते हैं, जब आप XA प्लस एक्स भी कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये 1 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि देखिए इसका वैल्यू हमने रख दिया n प्लस n बटा में प्लस में बड़ा n बटा में n प्लस n, ये कैंसिल आउट होकर के कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से विलय का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज का योगफल कितना आ गया, 1 आ गया। समझो बच्चों, इस प्रकार से आप ये बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि विलय तथा विलायक के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। चलिए उसके बाद हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, P बराबर KHX फॉर्मूला। जब भी हेनरी वाली बात आ जाए तो याद रखना P बराबर KHX, जहां P क्या है, गैस का दाब है, P प्रेशर हो गया गैस का दाब, KH क्या है, कांस्टेंट है, H से हेनरी और K से कांस्टेंट, यानी कि ये हेनरी नियतांक हम इसको कहेंगे। और X जो है वो गैस जो घुला हुआ है ना उसके अंदर, उसका मोल प्रभाज है, गैस का मोल प्रभाज, क्योंकि विलयता को ही मोल प्रभाज मान लेता है आदमी। उसके बाद वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है बच्चों, वो होता है P0 माइनस पी एस बटा में P0। इसको बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब के संदर्भ में, वाष्प दाब के आपेक्षिक, बहुत ही कमाल का चीज है, बस 20 मिनट दे दीजिए और ये आपके लिए काम हो जाएगा, रिवीजन समझिएगा। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के संदर्भ में, अवनमन के संदर्भ में रॉवल का नियम देख लो, के संदर्भ में रॉवल का नियम क्या था भाई, वो कुछ इस तरीके से था कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं P0 माइनस PS बाई P0 बराबर छोटा n बटा में n प्लस n, ये हो गया नियम। ओके,
इसके बाद आदर्श विलयन की बात आती है। जब आदर्श विलयन कौन होता है? जो रॉवल के नियम का पालन करता है। रॉवल के नियम का पालन करता है। पालन करता है इसका मतलब सीधा क्या होता है कि जो PA है ये बराबर हो जाता है PA नॉट इंटू XA का, और जो PB है वो बराबर हो जाता है PB नॉट इंटू XB का। इस आदर्श विलयन की सिचुएशन में डेल्टा V मिक्स का मान 0 हो जाता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और डेल्टा H मिक्स का मान भी क्या हो जाता है बच्चों? 0। यही समझना है और यही बच्चे गलती कर देते हैं कभी कभी। अनादर्श विलयन क्या हो जाता है? अनादर्श विलयन जो रॉवल के नियम का पालन नहीं करता है। रॉवल के नियम का पालन नहीं करता है। रॉवल के नियम का पालन नहीं करता है, किसी भी सिचुएशन में नहीं करता है, नहीं करता है। उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि PA जो है ये PA नॉट इंटू XA के बराबर नहीं है, अर्थात इसी प्रकार PB भी जो है वो PB नॉट इंटू XB के बराबर नहीं है। तो क्या होगा भाई? तब एक नया सिचुएशन निकल के आता है, धनात्मक विचलित हो जाता है ये मान, अर्थात एक धनात्मक विचलन दिखाता है और एक हो जाएगा ऋणात्मक विचलन। अब ये कहां से हो गया सर? तो सीधा सोचना है बच्चों कि जब इसका मान इसके बराबर नहीं होगा, जब ये वाला वैल्यू इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर नहीं होगा, तो जब कोई मान बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? या तो उससे ज्यादा होगा नहीं तो कम होगा। मैं बोल रहा हूं कि x का वैल्यू 5 नहीं होगा, इसका मतलब x का वैल्यू या तो 5 से ज्यादा होगा नहीं तो 5 से कम होगा। तो भैया जब ज्यादा होगा तो धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन के केस में क्या हुआ कि जो PA का जो वैल्यू है ये ज्यादा हो जाएगा PA नॉट इंटू XA से, और ये PB का जो वैल्यू है ये PB नॉट इंटू XB से बड़ा हो जाएगा। अनादर्श विलयन के केस में एक बात मैं यहां पर लिख दूं कि डेल्टा H मिक्स का वैल्यू 0 नहीं होता है, डेल्टा V मिक्स का वैल्यू 0 नहीं होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये कंडीशन दे देता है कि ये कंडीशन किस विलयन का है, आदर्श विलयन का है या अनादर्श विलयन का, या आदर्श विलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो ये आपका ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप अकॉर्डिंगली समझ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको पढ़ने को मिलता है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, तो क्वथनांक के उन्नयन में आपको ध्यान रखना होता है कि जो TS होता है वो T नॉट से कम होता है। तो TS का मतलब विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। यानी कि यहां पर TS जो होता है T नॉट से ज्यादा होता है, जहां TS क्या है? TS जो है, आप जो TS देख रहे हो एस फॉर सॉल्यूशन, विलयन का क्वथनांक है, ये विलयन का क्वथनांक हो गया। और T नॉट जो आप देख रहे हो ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, यानी विलायक से विलयन बनते बनते टेम्परेचर बढ़ गया, रेज कर गया, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब इस सिचुएशन में रॉवल का भी एक नियम था, यहां पर एक रॉवल का नियम था, इसी संदर्भ में रॉवल का नियम वो क्या था भाई? तो वो नियम था डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू CM, यानी कि डेल्टा टीबी बराबर केबी, और ये मूललता है, मूललता हम क्या लेते हैं? A गुना में 1000 बटा में B गुना में M। तो ये एक फॉर्मूला अपने पास आ गया। ये हो गया क्वथनांक के लिए। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों हिमांक के लिए, हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन हो गया यानी कि कमी हो गया। तो ये जो कमी आता है T नॉट माइनस TS, उल्टा कमी जब भी होगा तो T नॉट में से TS को माइनस कर देंगे, यानी यहां पर बात आ गया कि T नॉट ज्यादा है TS से, TS का वैल्यू कम है तभी तो कमी हुआ। अब यहां पर बाकी T नॉट TS क्या है आप समझ गए, यहां पर क्वथनांक, तो यहां पर हिमांक हो जाएगा। यहां पर लिख देता हूं, जहां T नॉट जो है वो शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का हिमांक है, शुद्ध विलायक का हिमांक,
उसके बाद जो टीएस आप देख रहे हो ना, ये विलयन का हिमांक है। क्या है प्यारी लाल? विलयन का हिमांक। अब बात आता है भैया कि यहां पर भी रॉवल ने नियम दिया था, इसके संदर्भ में भी रॉवल का नियम था, और वो नियम ये था कि जैसे डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू सीएम था, तो यहां डेल्टा टीबी ना निकल करके टीएफ निकलेगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है। तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू सीएम। तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ और सीएम का फॉर्मूला एज ए मोलालिटी ए इंटू 1000 बटा में बी गुना में एम। बड़े कमाल का ये। ओके, इसके बाद परासरणी दाब के संदर्भ में, परासरणी दाब पाई वी बराबर एनआरटी आपको याद रखना है, पाई वी बराबर एनआरटी, जहां पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, अर्थात परासरणी दाब है, और भी जो है वो विलयन का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। उसके बाद एन जो हो गया बच्चों, वो पदार्थ का मोल है जो घुलने वाला है, विलय का मोल हो जाएगा। आर हो जाता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम होता है गैस कांस्टेंट, यानी कि गैस नियतांक। टी से क्या हो जाता है बच्चों? टेम्परेचर, यानी कि तापमान। ओके, अब इसमें बताइए किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए उसके बाद वान हाफ गुणक आई बराबर, एक तो ये हो गया, आई बराबर सामान्य, देखो आई का जो वैल्यू है ना, आई क्या है? वान हाफ गुणक है, और ये मोलर द्रव्यमान से निकलता है। सामान्य मोलर द्रव्यमान यहां पर लिख सकते हो, आणविक द्रव्यमान, समान मोलर द्रव्यमान बटा में ऑब्जर्व, यानी कि प्रक्षित मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ओके, अब इसको आप अणुसंख्या गुणधर्म से भी बराबर कर सकते हो। प्रक्षित वाला ऊपर चल जाएगा, सामान्य वाला नीचे आएगा, तो हम यहां लिखेंगे प्रक्षित अणुसंख्या गुणधर्म, प्रक्षित अणुसंख्या गुणधर्म, ये याद रखना है, गुणधर्म, और बटा में सामान्य अणुसंख्या गुणधर्म, सामान्य अणुसंख्या गुणधर्म। चलिए, किसी को यहां तक में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आई ना? चलो अब देखो, इसमें अल्फा विघटन गुणांक आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई? विघटन, जब विघटन होगा तो अल्फा का वैल्यू I-1 बटा में N-1, और जब संगुणन होगा, एसोसिएशन होगा, संयोजन होगा, तब इस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? I-1 बटा में 1/N-1। ये आपका दूसरा चैप्टर यहां पर एंड होता है कंप्लीटली। यस, अब सब में आप आई भी लगा सकते थे, इधर आई लग सकता है, यहां पे भी आई लग सकता है, पाई बराबर भी आई लग सकता है, INRT ऐसे करके। उसके बाद आप आते हैं तीसरा चैप्टर में, जिसका नाम होता है विद्युत रसायन। इसमें आर बराबर हो जाता है रो एल बाई ए, जहां रो को प्रतिरोधकता, एल को लेंथ और ए को एरिया कहते हैं। आर प्रतिरोध है, रो प्रतिरोधकता है, एल लंबाई, ए से एरिया हो गया। अब चालकत्व तो जब निकालना होगा, कंडक्टांस का वैल्यू निकालना होगा, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम करिए, यानी 1 प्रतिरोध करिए, निकल के आ जाएगा, यानी कि जी बराबर 1/r। मात्रक हम इसका इस्तेमाल करेंगे, 1/r है तो 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स। इसके बाद देखिए, जब यहां से आप रो निकालोगे तो रो बराबर RA/L आ जाएगा, रो बराबर RA/L आ गया। मात्रक इसका निकालना है तो आर का मात्रक ओम हो गया, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ ओम और सेंटीमीटर। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रो का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ओम सेंटीमीटर। रो का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे लाल? ओम सेंटीमीटर। अब देखो, जब आपने आर का प्रतिरोध, आर का व्युत्क्रम किया था तो चालकत्व मिला। जब आप रो का व्युत्क्रम करोगे, रो बोले तो प्रतिरोधकता, जब प्रतिरोध का व्युत्क्रम किया तो चालकत्व मिला, और जब प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम करेंगे तो विशिष्ट चालकत्व मिलेगा। विशिष्ट चालकत्व जिसको कप्पा कहते हैं या चालकता कहते हैं। कप्पा बराबर 1/रो,
रो का मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर, तो इसका 1/, कर देंगे यानी इनवर्स हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देख लो यहां पर, अब देखो कप्पा बराबर 1/रो होता है, 1/रो का वैल्यू हमने रख दिया RA/L 1/R और L ऊपर A नीचे। अब इसको आप क्या कहते हो, तो ये है आपका सेल कांस्टेंट यानी कि सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं भैया, सेल स्थिरांक कहते हैं इसको। तो ये जी से क्या हो जाता है, जी से अक्सर चालकत्व तो हो गया, और L/A को x कहते हैं सेल स्थिरांक। उसके बाद देखिए सेल स्थिरांक जो होता है L/A होता है, यानी कि x बराबर L/A। L क्या है भाई, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को L कहते हैं, जो कैथोड एनोड था। A क्या है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मोलर चालकत्व में जाते हैं तो कप्पा इंटू 1000/में फॉर्मूला आ जाता है। मात्रक अगर रखना हो तो कप्पा का मात्रक क्या होता था, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये C का क्या होता था, कंसंट्रेशन है, तो हम रखते थे इसका मोल/में सेंटीमीटर क्यूब। जैसे देख लो एक निकाल के बताते हैं, कप्पा का क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, नीचे इसका क्या रखेंगे, मोल/में सेंटीमीटर क्यूब। अब तुम क्या करते हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये सेंटीमीटर क्यूब तो ऊपर चल जाएगा, जी सर, नीचे क्या बच जाएगा, मोल। अब बताओ ओम इनवर्स, 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2, और ये ऊपर चला गया तो मोल इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, यानी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये किसके लिए हुआ, मोलर चालकत्व के लिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए। लेकिन जब तुल्यांकी चालकत्व की बात आ जाए तो जहां पर तुम मोल ले रहे हो वहां पर इक्विवेलेंट ले लो, बाकी सब तो वही रह जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। कुलरॉस का नियम था, अनंत अनुविलन वाला जो चालकत्व होता है वो उसके आयनों के चालकत्व के योगफल के बराबर होता है, वहां पे लिख लिया। इनोड सेल बराबर इनोड कैथोड माइनस एनोड, ये आपको पता है। उसके बाद नर्नस्ट का इक्वेशन जनरली ये होता है 298 केल्विन टेम्परेचर पर E बराबर E नॉट माइनस 0.0591/n log 1/m प्लस n। उसके बावजूद पूरा इक्वेशन का आप अगर चाहते हैं फुल रिएक्शन का, जिसमें हम लोग कर सकते हैं एक समीकरण का, तो E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RT/NF। अब इसमें R, T और F का मान रखा गया तो ये 0.0591 आया था, लॉग एनोड वाला आयन बटा में कैथोड वाला आयन। E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये हो जाता है गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा के लिए -NF ही इस्तेमाल करना है, और जब मानक की बात कर देगा, स्टैंडर्ड आ जाएगा, तो यहां पर भी E नॉट लगा देना। जनरली डेल्टा G बराबर -NFE। N क्या है, मोल है, N क्या है, सॉरी N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है, F क्या है, 1 फैराडे हो गया, E से इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन जब मानक रखोगे, E नॉट रखोगे, तो ये डेल्टा G नॉट हो जाएगा। विद्युत रासायनिक सेल में जनरली जो गैल्वेनिक सेल होता है उसमें एनोड जिंक का बनाया जाता है, और एनोड पे होता है ऑक्सीकरण, और ये एनोड माइनस होता है, क्योंकि उसमें विद्युत अपघटन में एनोड प्लस होता था, लेकिन यहां पर माइनस होता है। कैथोड हम बनाते थे अक्सर कॉपर का, और ये अवकरण होता है यहां पर, और ये पॉजिटिव होता है। तो ये आपका रहा तीसरा चैप्टर। चौथा चैप्टर अब स्टार्ट होता है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। महत्वपूर्ण सूत्र इसमें क्या होता है कि जनरली एक बेसिक सा रिएक्शन है AA प्लस BB2 CC प्लस DD। तो रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिखने का जो अभिक्रिया का औसत दर होता है वो क्या होता है भाई, कि आपको पता है कि आप अभिकारक और प्रतिफल दोनों से अभिक्रिया की दर को लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि अभिकारक की सांद्रता घटती है और प्रतिफल की सांद्रता बढ़ती है। तो अभिकारक की तरफ में हम माइनस लगाएंगे और इसके तरफ प्लस लगेगा। तो देखो यहां पर जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहता था 1/, में चला जाएगा, यहां 2 रहे तो 1/2, 3 रहे तो 1/3, 5 रहे तो 1/5। लेकिन अभिकारक होने की वजह से माइनस था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। -1/A की सांद्रता में चेंज, और ये T समय में परिवर्तन। इसी प्रकार से ये आप लिख सकते हैं B को लेकर के। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों कि अभिकारक वाला पार्ट में माइनस लगेगा, बाकी प्रतिफल वाला में माइनस नहीं लगेगा। अभिक्रिया की दर लिखने का एक हम और लिखा करते थे R बराबर, जिसको वेग नियम समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग नियम भी कहते हैं इसको, वेग नियम या दर नियम। R बराबर के A⁴ और B⁴ A की सांद्रता है और ये B की सांद्रता। अगर आपसे रिएक्शन में या फिर एग्जाम में कोटि पूछा जाता है, अगर ये शब्द लिखता है कि A के सापेक्ष
ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो जो इसके पावर में होगा वो ए के सापेक्ष हो जाएगा, जो इसके पावर में होगा वो बी के सापेक्ष हो जाएगा। तो ए के सापेक्ष में कोटि एम हो जाएगा और बी के सापेक्ष में कोटि एन हो जाएगा। लेकिन पूरे रिएक्शन का जब कोटि पूछे, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि पूछे, तो हम एम और एन को ऐड कर देंगे, एम प्लस एन कर देंगे, तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि निकल के आ जाती है। अब अभिक्रिया की दर का जो मात्रक हम लेते हैं बच्चों, ये क्या है, सांद्रता बटा में समय, तो सांद्रता हो जाता है मोल प्रति लीटर और नीचे में समय हो जाता है सेकंड, अर्थात मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यस, लेकिन जब गैसीय अभिकारक हो तो गैसीय के लिए हम सांद्रता की जगह पर एटीएम लेते हैं, प्रेशर, तो एटीएम बटा में सेकंड यानी कि एटीएम प्रति सेकंड। देखो कोटि का वैल्यू 0 हो सकता है बट अणुकता का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। कोटि का वैल्यू भिन्न हो सकता है पर अणुकता का वैल्यू भिन्न नहीं हो सकता। अणुकता का मैक्सिमम मान 3 तक हो सकता है, लेकिन कोटि का अधिकतम मान मैक्सिमम मान n तक जा सकता है। उसके बाद शून्य कोटि की जब अभिक्रिया होती है तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है a0 माइनस a बाई टी। जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है तो इसका हो जाता है 2.303 बाई टी लॉग a बटा में a माइनस एक्स। अर्ध आयु हाफ लाइफ 50% होने में जितना समय काल लगता है वो कहलाता है हाफ लाइफ। यानी कि शून्य कोटि के लिए तो वेग स्थिरांक ये हो गया, लेकिन हाफ लाइफ क्या होगा, तो टी हाफ हम बोलते हैं, उसको अर्धायु कहेंगे। a बटा में 2k, एकदम याद रखना, और ये 100% में मुहर लगा रहा हूं कि इन सब में से ऑब्जेक्टिव पक्का पूछेगा, अगर नहीं पूछे तो मेरा नाम बदल देना, पक्का इन सब में से ऑब्जेक्टिव आता है। तो शून्य कोटि का आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखोगे तो उसमें भी मिलेगा। शून्य कोटि के लिए टी हाफ a बाई 2k, प्रथम कोटि के लिए टी हाफ 0.693 बटा में k। याद रखना है कि जो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसका कोटि हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उसके अलावा जैसे देख लीजिए आप H2 प्लस में Cl2 सनलाइट है, तो प्रकाश की उपस्थिति में बच्चों जो भी रिएक्शन होगा उसका कोटि क्या होगा, 0। या प्लैटिनम की उपस्थिति में अमोनिया का विघटन भी अगर ये रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि इसकी कोटि क्या है, तो 0। लेकिन अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शन दे रहा है, रेडियो एक्टिव विघटन हो रहा है, तो रेडियो एक्टिव विघटन जो होता है वो प्रथम कोटि का रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों आर्हेनियस का समीकरण, K बराबर A इंटू ई माइनस ए बाई आर टी। ए आर्हेनियस कांस्टेंट होता है, ई लघुगणकीय जो क्या बोलते हैं उसको, घात वगैरह शायद होता है कुछ, एक्सपोनेंशियल ऐसे करके। ये जो है सक्रियण ऊर्जा होता है, आर हो गया गैस नियतांक, टी हो गया टेम्परेचर। लॉग K2 बाई K1 बराबर ए बटा में 2.303 आर T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। जब द्वितीय कोटि की बात करें तो जैसे आपने अभी पढ़ा कि प्रथम कोटि के लिए K बराबर इतना ये सब वैल्यू होता है, उसी प्रकार से द्वितीय कोटि के लिए क्या होता है, K बराबर 1 बाई टी इंटू 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए नॉट। अच्छा, ये जो कुछ रिएक्शन है, ये रिएक्शन द्वितीय कोटि का है, इसका कोटि 2 होगा क्योंकि इसके पावर में 2 आ रहा है और यहां पर भी पावर में 2 आ रहा है, तो कोटि तो पावर वाला ही होता है ना। अब देखो वेग स्थिरांक का मात्रक आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में सीधे, लेकिन याद रहे कि वेग स्थिरांक का मात्रक जो होता है वो कोटि के हिसाब से बदलते रहता है। वेरिएबल कांस्टेंट है ये, वेरिएबल यूनिट के हिसाब से और कोटि के अकॉर्डिंग। तो भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी तो K का मात्रक ये वाला हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया आएगी तो सेकंड इनवर्स होता है, ये निकलवाया गया है आपको, है ना। उसके बाद द्वितीय कोटि की बात करें तो लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। जब तृतीय कोटि की बात करें तो लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 सेकंड इनवर्स। जब nवीं कोटि की बात करें तो n के लिए मोल प्रति लीटर टू द पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। ये आपका टोटल लेसन 4 तक। 5वां चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड पे कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद आपकी पूरी 12th क्लास की केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड कहीं पे फॉर्मूला नहीं मिलेगा, बोर्ड लेवल पे ध्यान रखा जाए तो। बाकी रिएक्शन वगैरह है तो वो ऑर्गेनिक आएगा तब। फिजिकल केमिस्ट्री का सारा न्यूमेरिकल आप इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका पीडीएफ में आपको साइंस संग्रह के टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम पर साइंस संग्रह देखिएगा, उस पे काफी ज्यादा फॉलोअर हैं हमारे, फोटो लगे होंगे वहां पर, उसमें आप ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करना और वहीं पर ये पीडीएफ रहेगा और ये पीडीएफ साइंस संग्रह एप्लीकेशन पर भी रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसा लगा आज का ये क्लास? मतलब ये एक्चुअली क्या था, आपको फॉर्मूला देना था, बहुत इंपॉर्टेंट था।
तो प्लीज आप सब कोई चैट सेक्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट करके जरूर बताना प्यारे साथियों कि आज का ये सेशन कैसा रहा। और इसका पीडीएफ अभी तुरंत मैं भेजने वाला हूं, 2 मिनट के अंदर ये भी भेज दूंगा। उसके बाद जो टाइप करके बना रहा हूं वो भी 1 से 2 दिन के अंदर वो भी भेज दूंगा। फिलहाल के लिए ये वाला पीडीएफ मैं आपको शेयर करता हूं क्योंकि बड़े कमाल का पीडीएफ है, बहुत ही काम का पीडीएफ है। ओके बच्चों, तो प्लीज ऐसे सेशन हमेशा आते रहेंगे आपके लिए। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में सब स्टार्ट करने वाले हैं तुरंत, क्योंकि अभी सारा कंटेंट टीम